इसमें देखिए 4 यूनिट अपन लोग को पढ़नी रहेगी, जिसमें पहली यूनिट जो है उसमें एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन में देखना क्या एक्चुअल में, देखिए इसमें हम लोगों को जियोलॉजिकल एंड ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद देयर कैरेक्टर्स एनिमल, एनिमल के जो जियोलॉजिकल और ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में समझना है। और यहां पर स्पेशली अपन लोग को पढ़ना है फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स कहने का मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म, जीवाश्म कहने का मतलब क्या हो गया? जीवाश्म कहने का कोई बता सकता है फॉसिल्स क्या होते हैं? यस सर। हाँ बताइए। जीवाश्म जीवाश्म होता है मिट्टी के नीचे जो दबा होता है एनिमल्स या जो भी पेड़ पौधे हो, हजारों करोड़ वर्षों बाद तक जो दबा होता है हाँ हाँ, जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्म, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। जीवाश्म यही होते हैं लाइक जो जियोलॉजिकल टाइम जिससे स्केल हम हम कह सकते हैं, या हाँ यस सर, जिससे हम मतलब कोई भी चीज उससे मतलब निकाल सकते, जैसे पेट्रोल हो गया, बहुत सी चीज उससे मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉफिट होता है जीवाश्म से। जीवाश्म से, फॉसिल से। यस सर, जैसे मतलब पेड़ पौधे जो भी हैं वो मतलब हम्म बहुत वर्षों से उसमें दबे हुए हैं, तो आज से हम्म करोड़ों तो वर्ष पहले पढ़ाई की थी। जिससे हमको खाद भी मिल जाता है। उन्हीं से इसको खाद मिलता है हमको। भाई देखिए एनिमल पढ़ रहा है ना जूलॉजी, तो जूलॉजी में जो एनिमल्स के फॉसिल्स, एनिमल के फॉसिल, फॉसिल कहने मतलब जीवाश्म, जीवाश्म कहने का मतलब ये हो गया कि जो पहले से पृथ्वी पर उपस्थित था। हम एक शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, जो अर्थ पर पहले से था लेकिन अब नहीं है। जैसे डायनासोर, अभी क्या देखे हैं आप डायनासोर? अगर जुरासिक पार्क मूवी ना देखे होते तो क्या डायनासोर हमको पता चलता कि हाँ यही डायनासोर है? उसके हमको क्या मिले? फॉसिल्स मिले। फॉसिल्स कहने का मतलब उसके जीवाश्म, लाइक उसकी हड्डियां मिली। उसकी हड्डियों को देख करके एक टाइम स्केल में रखा गया तो पता किया गया, एक 3D डायग्राम बनाया गया कि हाँ ये इस तरीके से रहा होगा। अभी हो नहीं सकता कि जो डायनासोर्स थे वो इसी तरीके से थे जैसा मूवी में दिखाया जाता है। हम लोग मूवी देख करके ही तो डायनासोर को समझते हैं। भाई को कहता है डायनासोर देखे हो, तो कहता है हाँ देखें। कि किसमें? जुरासिक पार्क मूवी में देखें। उसके कई वर्जन निकले हुए हैं। फिलहाल वो वर्जन यहां पर मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन फॉसिल्स जो होते हैं इनसे, सही कह रहे हैं बिल्कुल आप प्रगत जी, कि इनसे बहुत सारी चीजें हम यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और वो हम फॉसिल एक, सोर्स होता है। हाँ एक अपना, वो फॉसिल्स का सोर्स होता है एक अपना। अगर हम निजी भाषा में बोल सकते हैं, जो बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलेंगे फॉसिल्स क्या है, तो ये कह सकते हैं सर जो पहले से पृथ्वी पर उपस्थित थे, आज के समय में नहीं है, लेकिन उनके हमें जीवाश्म मिले हैं। दैट मीन्स उनके हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिसको देख करके हम बता सकते हैं कि हाँ ये पहले से थे। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन इवोल्यूशन में बहुत सारा ह्यूमन पहले डेवलप हुआ था। ठीक है, आज हम लोग जो डेवलप हुए हैं ये है होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, तो होमो सेपियंस सेपियंस हम ही लोग हैं। हमारा जो जूलॉजिकल नेम है वो है होमो सेपियंस सेपियंस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और जब बॉटनी पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी समझा दूंगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ट्राइनॉमन नॉमेनक्लेचर और बाइनॉमन नॉमेनक्लेचर क्या होता है, इस पे मैं डिस्कस करूंगा वहां पर। ठीक है, लेकिन वहां पर हम लोग बात करेंगे बॉटनी की। थर्ड ईयर में जब आप आएंगे तो थर्ड ईयर में आपका जूलॉजी में भी यही बायोनॉमन नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। तो यहां पर एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्राइनॉमन नॉमेनक्लेचर में अपन लोग का नाम रखा गया है क्या? होमो सेपियंस सेपियंस। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका में दूसरा ह्यूमन रहता है, वो अलग बात है, वो गोरी, ज्यादा गोरे होते हैं, और हम लोग जो है वो मल्टी कलर्ड है ना? क्लाइमेट। तो हाँ, हम लोग हर तरीके के हो सकते हैं, कोल काले भी हो सकते हैं, गोरे भी हो सकते हैं, बहुत करिया हो सकते हैं। ऐसा होता है, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक। हाँ हम एंटीबायोटिक, सही है। चलिए, तो इतना समझ में आया। तो जीवाश्म के बारे में स्पेशली यहां पर पढ़ना है। तो सेकेंड यूनिट में जो हम लोग को देखना है वो देखना है ओरिजिन ऑफ लाइफ। आप लोगों ने अभी हाल ही की अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में आपका एनसीईआरटी पैटर्न बन गया है पूरा का पूरा, जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ हम लोग इंटर में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले क्या था, 11th में पढ़ा जाता था जब एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था। यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा, अभी एनसीईआरटी तो बहुत पहले से है। यूपी बोर्ड जो एनसी मतलब यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आपकी तरफ जो भी हिंदी मीडियम का बोर्ड लगता है, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो भी हिंदी मीडियम का बोर्ड है उसमें पहले क्या था कि हम लोग को 2 बुक पढ़ना रहता था, बहुत मोटी मोटी किताब रहती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, 2 साल 3 साल पहले एनसीईआरटी ने ही उसको हायर कर लिया। अब एनसीईआरटी से ही हम लोग पढ़ते हैं और ये ठीक भी रहा। तो एनसीईआरटी में हम लोग 12th क्लास में ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़े हैं। अब इसमें हम लोग को देखना रहेगा क्या, यहां पर भी वही देखना है। तो आप ये समझ लीजिए कि बीएससी सेकेंड ईयर 12th ही है, लेकिन क्या है कि यहां पर बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर अपन लोग को पढ़ना है बस। ठीक है, फर्स्ट ईयर में वो 11th है पूरा का पूरा।
11th प्लस 12th दोनों मिक्स है, वहां पर भी डिटेल पढ़ना है। थर्ड ईयर में आप आएंगे तो थोड़ा सा आपको जो है ना 11th 12th प्लस हायर लेवल लाइक एमएससी तक का मिल जाता है थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। फिर देखिए यहाँ पढ़ना क्या है, यहाँ पर हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। कौन से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है? क्लासिकल एंड मॉडर्न, पुराने कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना है कि कितने साइंटिस्ट ऐसे पैदा हुए जिन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर दिया था। ठीक है, बहुत सारे हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कहने का मतलब होता है विकास। इवोल्यूशन हुआ कैसे, तो एविडेंसेस क्या है, एविडेंस कहने का मतलब प्रमाण, क्या प्रमाण है इवोल्यूशन के, तो यहाँ पर कुछ फिजियोलॉजिकल और सेरोलॉजिकल टाइप के प्रमाण दिए गए हैं, इनके बारे में समझना है। ठीक है, कुछ एविडेंसेस दिए गए हैं इवोल्यूशन की, हाँ हुआ है, इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, तो कुछ तो ऐसे यहाँ पर अपने धर्म में है कि वो कहते हैं ब्रह्मा की वजह से इवोल्यूशन हुआ है। हिंदू धर्म की बात करें है ना, ब्रह्मा के सर से पता नहीं कौन कौन पैदा हो गए, ह्यूमंस की बात करें, छाती से क्या, भुजाओं से क्या, वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन इसमें ये बताया गया है, मतलब अपने अपने धर्म की किताबों में लिखा गया है कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है ये ईश्वर की कुछ बॉडी से हुआ है। ठीक है, पैरों से शायद भुजाओं से पक्षियां बनी हैं, इस तरीके से कुछ है, बकवास है, उसको पढ़ना नहीं है। बाइबल्स कहती है लाइक जो अपने अंग्रेज होते उन लोगों का मतलब जो गॉड है, गॉड फादर है, यानी कि उनकी जो किताब कहती है, उनकी किताब कहती है कि पूरी अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ वो 7 दिनों में हुआ है ना। ये सब पढ़े होंगे तमाम, ये जितने भी आप लोगों ने कोर्सेज बता रहा हूं, जितने भी आप लोगों ने ये फैक्ट देखे थे वो सभी के सभी आप लोगों ने पढ़े होंगे। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? आवाज आ रही कि नहीं? सब सन्नाटन का है हुई तो। अच्छा हाँ, सब सुन रहे हैं, अरे वाह, इतनी गौर से सुन रहे हैं तो बहुत कुछ सीख जाओगे। चलिए एविडेंसेस पर तो आप देखे होंगे कि कुछ कुछ एविडेंसेस यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन लोगों को देखना है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी कौन कौन सा दिया है लोग, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जैसे कि यहां पर न्यू लेमार्किज्म पढ़ना है ना, न्यू डार्विनिज्म पढ़ना है, डार्विन के बारे में पढ़ना है, लेमार्क के बारे में पढ़ना है, तो इन सब के बारे में भी अपन लोग को यहां पर पढ़ना है। ठीक है, जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इन लोगों ने जो थ्योरी दी, उस थ्योरी के बाद जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी दी गई है उसको भी पढ़ना है। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट हो गया, क्लियर। चलिए अब हम लोग थर्ड यूनिट की बात करें। अच्छा, थर्ड यूनिट से पहले थोड़ा सा और यहां पर आपका है लाइक यहां पर इवोल्यूशन ऑफ मैन, हम लोगों के इवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ना है, क्लियर। यानी कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये इंटर में अगर आपके सर ने पढ़ाया होगा, आपने अगर बायो की कोचिंग की होगी तो आपके सर ने पढ़ा, मेरे पास जितने बच्चे पढ़े हुए हैं लाइक अभी श्वेता पाली शायद जुड़ी हुई है, इंटर में मैंने पढ़ाया था श्वेता, और वैशाली को भी बोलिए वो जुड़े फटाफट आ जाए, नहीं तो आज फिलहाल सभी को छूट है जुड़ने की। कल से या परसों से क्या होगा, मतलब अभी आने वाले समय में क्या होगा, जब जब आगे आगे क्लास अपनी पुरानी होती जाएगी, मीटिंग में लॉक पड़ जाएगा, मतलब एक बार टाइम दिया जाएगा बच्चों को कि 5 मिनट में सभी को जुड़ना है, आप लोग जुड़ जाइए, फिर उसके बाद 5 मिनट और इंतजार किया जाएगा, क्लियर। उसके बाद मीटिंग कर दी जाएगी क्लोज, लॉक, जिसमें फिर आप जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सभी को ये मैसेज पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा, तो जो बच्चे देखना चाहेंगे वो देख लेंगे। दूसरा हम लोग को पढ़ना म्यूटेशन। म्यूटेशन पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे, और म्यूटेशन सभी जानते हैं, और नहीं जो जानते हैं बच्चे वो आगे जान जाएंगे, क्लियर। थर्ड यूनिट देखिए यहां पर हमारी जो है वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी फर्स्ट। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी फर्स्ट में जो हमारा रहेगा, इसमें आपका एक पॉइंट रहेगा एम एंड स्कोप ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी, यानी जरूरत क्या है और स्कोप क्या है इसका डेवलपमेंट बायोलॉजी का, वो अपन लोग को समझना है। सेकंड जो टॉपिक अपन लोग का रहेगा इसमें, वो रहेगा गैमेटोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा मजेदार टॉपिक है, सभी को आता भी होगा, है ना। और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को थाम के बैठिए, दिल भी मत थामिए, अपने आप को थाम के बैठिए। अपन लोग की क्लास चल रही है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। जितना मैंने सिलेबस लिखा इतना तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा फिलहाल, ठीक है। इसमें देखिए अपन लोग को पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis क्या होता है इसके बारे में समझना है। देखिए इसके नाम में ही पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स यहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और oogenesis, ऊ मतलब यहाँ पर एग को लिया गया है, दैट मीन्स oocyte, एग को हम लोग बोलते हैं oocyte, ठीक है। तो oocyte का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर देखेंगे। तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे एग स्ट्रक्चर, यानी कि अंडे की जो संरचना है वो देखना है किस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है, और इसका टाइप देखेंगे कितने प्रकार से हो सकता है।
ठीक है। टाइप एंड पैटर्न ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज एक तरीके का डिवीजन होता है, ठीक है ना। क्लीवेज क्या होता है बेटा, एक तरीके का डिवीजन होता है। और ये होता क्या है समझो, देखिए हम लोगों को पता है दो डिवीजन अपन लोगों ने पढ़े हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा था माइटोसिस। सर क्या पढ़ रहे हैं, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, है ना, समसूत्रण विभाजन या समसूत्री विभाजन। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा होगा मियोसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, अर्धसूत्री विभाजन, है ना। माइटोसिस में अपन लोग जानते हैं कि एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती है, मतलब डिवाइड करती है, यानी कि जो सेल है वो डिवाइड करके कितना सेल बना दिया, टू सेल। समझ में आ रहा है बच्चों। और मियोसिस में क्या होता था, यहां पर थोड़ा सा उल्टा है, यहां पर जो एक सेल है वो डिवाइड करके पहले दो सेल बनाएगा, है ना, और फिर दोनों सेल डिवाइड करके पुनः यानी अगेन ये दोनों सेल्स डिवाइड होंगी और चार सेल्स का फॉर्मेशन कर देती हैं। क्लियर। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है कि माइटोसिस में जो पेरेंट सेल होती है उससे जो डॉटर सेल बनती है वो पेरेंट सेल के सिमिलर होती हैं, है ना, एक जैसे ही दिखाई देती है। लाइक जैसे कि अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। वो अलग बात है कि हमारे अंदर ऑटोसोम्स अलग होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर होता है ना, एक एक्स और वाई, या गर्ल्स फीमेल्स की बात करें तो एक्स एक्स होता है। तो इतना तो पता ही है, इतना तो नॉलेज होगा। अब देखिए यहां पर अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में क्या होगा, एक सेल डिवाइड करके जो दो डॉटर सेल बनाया वो एक जैसे के सिमिलर ही होता है। लाइक पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, तो डॉटर सेल के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 46 होगा। क्लियर। फिर वहीं अगर हम लोग मियोसिस की बात करें, मैंने हटा दिया फिर से क्योंकि बहुत ज्यादा घिचपिच हो गया था। अगर हम लोग मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में हमको पता है कि एक सेल पहले डिवाइड करती है, दो सेल बनाती है, और दो सेल डिवाइड करके क्या बना देती है, चार सेल बना देती है ना। दो सेल डिवाइड करके चार सेल बना देती है। लेकिन यहां पर जो पेरेंट सेल होती है, यहां पर जो पेरेंट सेल होती है और इससे जो डॉटर सेल बनते हैं, डॉटर सेल बनते हैं, इनमें चेंजेस होता है। यानी डॉटर सेल सिमिलर नहीं होता है किसके, पेरेंट सेल से। पेरेंट सेल के सिमिलर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं 46, लेकिन जो यहां पर डॉटर सेल्स बनी है उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 23, आधे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डिवीजन बोला जाता है मियोसिस। क्लियर। अब एक डिवीजन मैंने और बताया आपको कि सर ये क्लीवेज डिवीजन पढ़ना है। ये क्लीवेज डिवीजन क्या है, देखो डिवीजन ही है, क्लीवेज एक तरीके का डिवीजन ही है, लेकिन हम इसको डिवीजन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, देखिए हमको पता है एक सेल डिवाइड करती है, और जो सेल डिवाइड करती है उसमें दो फेज होता है। एक फेज होता है कार्योकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। सर ऊपर से जा रहा है, अरे ऊपर से नहीं जाएगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोगों ने अगर सेल पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा सेल के अंदर दो चीजें होती बहुत सारी चीजें, लेकिन हम दो चीजें मेजर मान लेते हैं। एक तो सेल का होता है साइटोप्लाज्म, है ना, और दूसरा सेल का होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म सॉरी सेल के अंदर सेंट्रल पार्ट में होता है, और साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर। सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर। तो साइटोप्लाज्म यहीं पर तो भरा रहता है, इसी में ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यार याद आ रहा है, हाँ सर सब याद आ रहा है। तो देखिए यहां पर जो साइटोप्लाज्म है ये जब डिवाइड करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, है ना, साइटोकाइनेसिस। आप लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा होगा। और जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। कार्यो का मतलब यहां पर होगा कैरियन से, और कैरियन का मतलब ही हो गया न्यूक्लियस। दैट मींस न्यूक्लियस क्या करेगा, काइनेसिस मतलब होगा डिवाइड करना, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। तो सेल के अंदर सबसे पहले क्या डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और बाद में फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और आप लोगों के दिमाग में यह भी आ रहा होगा सर इससे पहले भी एक और फेज होती है। हाँ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, है ना, प्रिपरेटरी या इंटरफेज, जिसमें तीन अवस्थाएं होती हैं, एस G1, एस और G2 फेज। याद आ रहा है, G1, एस और G2 फेज। फिर हमारा डिविजनल फेज होता है। इस तरीके से साइकिल बना हुआ देखा होगा आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक में, जिसमें इस तरीके से डिवाइड रहता है चीजें, जिसमें G1 होता है, एस होता है और G2 फेज होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, कार्योकाइनेसिस, और यहां पर साइटोकाइनेसिस। क्लियर। तो ये जो फेज बोला जाता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, और ये जो फेज बोला जाता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। यहां पर सेल प्रिपेयर करती है अपने आप को डिवाइड करने के लिए, ठीक है।
यहां पर सेल क्या करती है, प्रिपेयर करती है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। चलिए, तो इतना समझ में आया। अब हम बता रहे क्लीवेज क्या है। तो देखिए यहां पर हमको पता है कि सेल डिवाइड करने से पहले बहुत सारी चीजें करती है ना, तो प्रिपरेशन वगैरह करती है। तो क्लीवेज क्या है समझो भाई, देख लो फटाफट क्लीवेज क्या है। क्लीवेज डिवीजन ही होता है, लेकिन इसमें होगा क्या कि जो सेल है ना, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। अच्छा सर, हाँ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, बार बार डिवाइड करेगा। एक बार डिवाइड किया तो ये 2 न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। फिर दोबारा डिवाइड किया तो जाहिर सी बात है 2 न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो टोटल कितना बन जाएगा, 4। 4 डिवाइड करेगा तो 8। यानी सेल के अंदर डिवीजन हो रहा है, लेकिन क्या डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। क्लियर। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन होता है, ऐसा नहीं है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है। सेल अलग अलग हो जाएगी, साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ क्या बन जाएगा, इस तरीके से लेयर बन जाता है, मेम्ब्रेन बन जाता है। लेकिन सर इसको डिवीजन क्यों नहीं कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि भाई साहब सेल तो डिवाइड कर रही है, इतना तो समझ में आ रहा है। सेल के अंदर जो सेल का मटेरियल है वो तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये डिवाइड नहीं करता। ये सिंपल भाषा में अपन लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है डिवाइड नहीं करता है, लेकिन सेल में ग्रोथ होता रहता है। जब जाहिर सी बात है सेल के अंदर जो डिवीजन हो रहा है इसका क्या होता रहेगा, ग्रोथ होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, है ना। जब उसमें ग्रोथ होता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि जो क्लीवेज डिवीजन है, जाहिर सी बात है कि इसके अंदर ये जो डिवीजन हो रहा है एक स्पेशल टाइप का हो रहा है, और इस स्पेशल टाइप के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। और ये अधिकतर आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। पहले मैं इस पेड़ पे लिख नहीं पाता था, अब लिख लेता हूं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, पाया जाता है। दैट मींस एम्ब्रियोनिक स्टेज कहने का मतलब क्या होता है, जब स्पर्म प्लस ओवा आपस में मीट करके जाइगोट बनाता है। पता है ना ये सब बात। ये जो जाइगोट बना, ये जो जाइगोट बना इसी के अंदर होगा क्लीवेज डिवीजन, ठीक है भाई। क्लीवेज डिवीजन होता है तभी तो आपको पता है बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, मारुला, ये सारी स्टेजेस बनती हैं यहां पर जाइगोट पे। नहीं आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में। अब वो जो टॉपिक पढ़ेंगे वो डेवलपमेंट बायोलॉजी सेकंड में पढ़ेंगे, ये सारा का सारा टॉपिक, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, डेवलपमेंट बायोलॉजी सेकंड में आपको देखना है, यानी यूनिट 4 में आपको देखना है प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, एंड गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस एंड ब्लास्टुलेशन का प्रोसेस कैसे बनना है, दैट मींस ये कैसे बनता है उसके बारे में समझेंगे। फिर यहां पर हम लोग देखेंगे फैट मैप। फैट मैप क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए फैट मैप, यहां पर हम लोग वाइटल एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। यानी कि यहां पर हम लोग रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेथ रेट कितना है पॉपुलेशन का, किसी पॉपुलेशन का डेथ रेट कितना होगा, क्लियर। और उसमें सर्वाइविंग रेट कितना है, यानी कितने जीते हैं कितने मरते हैं, उसके बारे में यहां पर देखना है। फेट मैप का यहां पर ये नहीं है कि कौन कितना मोटा है, वो वाली बात नहीं आ रही। फेट मतलब आप समझ रहे होंगे। फिलहाल सेकेंड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा डेवलपमेंट ऑफ चिक। चिक मतलब मुर्गी का बच्चा जो होता है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है एग के अंदर, टू फॉर्मेशन स्ट्रीक एंड मैमल्स इन आउटलाइन। इसमें आउटलाइन डायग्राम के बारे में पूरा मतलब आउटलाइन, सिर्फ मेजर पॉइंट यहां पर देखेंगे, डिटेल नहीं देखेंगे किस तरीके से चिक का फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसके बाद में यहां पर देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक, यानी कि चिक के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है चिक्स में। और इसमें उसके बाद में देखेंगे प्लासेंटेशन क्या होता है। प्लासेंटेशन लाइक जो बेबी होता है जब वो अपनी मॉम के उम में होता है, तो अब बेबी की बात ना करें, अगर हम लोग इसी की बात करें, जाइगोट की बात करें, जब जाइगोट डेवलप करके गैस्ट्रुला स्टेज में आ जाता है, ठीक है, गैस्ट्रुलेशन हो जाता है, गैस्ट्रुला बन जाता है, तब ये गैस्ट्रुला जो होता है, जो मदर होती है, इस मदर के उम में, यहां पर उम है लाइक दिस, यहां पर उम मतलब जहां पर बेबी फॉर्म होता है, मदर के उम में क्या होगा, लाइक मैं अगर अलग से डायग्राम बनाऊं इस तरीके से, तो इस तरीके से मैंने इसको बाहर से बना लिया है। ये इस तरीके से ओवरी रहता है यहां पर जुड़ा हुआ, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, यहां से एग फर्टिलाइज्ड होकर के यहां पर आएगा। जब यहां पर एग बन जाता है, जब गैस्ट्रुला स्टेज हो जाती है, तो वो गैस्ट्रुला यहां पर आ जाता है अंदर की तरफ, लाइक यूट्रस में आ जाता है। और यहां पर ये जो फंडस वाला रीजन है, ये वाला ऊपर वाला जो रीजन होता है, यहां पर जो है ना, ये जो गैस्ट्रुला होता है ये अटैच हो जाता है, किससे, किसके द्वारा अटैच होता है, प्लासेंटा के द्वारा अटैच होता है। तो यहां पर प्लासेंटा के बारे में डिटेल में पढ़ना है, प्लेसेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, यही हम लोग को देखना है। और प्लासेंटा कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ प्लासेंटा।
प्लासेंटा कितने टाइप का होता है वो यहाँ पर देखना है। जैसे कि कंगारू की बात करें तो वहां पर कुछ अलग ही देखने को मिलता है, ह्यूमंस की बात करें अलग है, लेकिन प्लासेंटा एक टाइप की ग्लैंड होती है, इसको याद रखिएगा। ये थोड़ा सा आपका नीट लेवल का क्वेश्चन रहता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव बच्चे यहाँ पर होंगे उनके लिए काफी बेनिफिट ये बात रहेगी कि आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। और बीएससी में इसलिए सजेस्ट करता हूं बच्चों को, बीएससी करने के बाद कंपटीशन कीजिए, काफी आप लोगों का ब्रेन जो है वो डेवलप हो जाता है। अभी हाल ही में सुबह सुबह मेरे पास एक मैसेज आया एक बच्चे का, वो कह रहा सर मैंने 3 साल प्रिपेयर किया है नीट को लेकिन मेरा हुआ नहीं। अब कहीं ना कहीं पे तो उसकी कोई कमी रही होगी, कोई लड़का था। अब वो कह रहा है कि मुझे बीएससी करना है, ठीक है। तो मेरे पास जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं उनसे ये कहता हूं कि आप पहले बीएससी कर लो 2 साल की, अपनी फिजिक्स साइड से लेते चलो, उसकी तैयारी करते चलो, क्योंकि मेडिकल की अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको मैच्योर होना पड़ेगा। अब इंटर में आप कितने बड़े थे आप सभी जानते हैं, और कितना दिमाग था। अभी आप बीएससी में हो तो आपको मालूम होगा बहुत फर्क है इंटर और बीएससी में। आप जब अब आप लोग ये समझ लीजिए फुल्ली एडल्ट हो चुके हैं, जितने भी आप लोग बच्चे हैं सब फुली एडल्ट हो चुके हैं। दैट मीन्स आपको सबको अब तमीज है, सबको आपको पता है अच्छा बुरा क्या है, आपके अंदर सोचने की क्षमता भी जो है वो डेवलप हो चुकी है कायदे से, क्लियर। तो अब आप 18 के ऊपर हैं, 18 तक आप एडल्ट माने जाते हैं, लेकिन अब आप 18 के ऊपर हैं, यानी कि अब आपके अंदर और भी डेवलपमेंट हो चुका है, बॉडी में भी ब्रेन में भी। तो यहां पर आपको सोचने की क्षमता और समझने की क्षमता और भी अच्छे से आ चुकी है। अब आप सही गलत डिसीजन ले सकते हैं अपना, है ना। और आपको कोई भी टॉपिक अगर समझाया जाएगा तो आप उसको गहराईता से समझेंगे। अभी क्या है कि अभी मैं देखता हूं जो अभी आपकी स्टेज के जो बच्चे थे, लाइक आप जब इंटर में थे तो मुझे पता है जो इंटर वाले बालक होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। जब उनको मैं टॉपिक पढ़ाता हूं, लाइक मैं तो पढ़ाता हूं, पहला ही टॉपिक है एनसीईआरटी में, बहुत सारे टीचर्स हमारे यहाँ, मैं बताता हूं आपको, अपने जिस क्षेत्र में पढ़ाता हूं बहुत सारे टीचर उसको हटा देते हैं, कहते लास्ट में पढ़ाएंगे, और लास्ट में धीरे धीरे उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता है इंटर का और वो छोड़ देते हैं, ठीक है। वो बता देते हैं इंपॉर्टेंट इतना रट लो, मॉडल पेपर आ जाता है, मॉडल पेपर मंगा करके रटवा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन टॉपिक जो आपका रहता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वो पूरा मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, इंटर वाले बच्चों को। क्योंकि मेरे पास जो बच्चा आता है वो 10 से रहता है, 10th 11th 12th, तो मैं उसको शुरुआत में इतना मैच्योर कर देता हूँ, इतना उसको समझा देता हूँ, ये जितनी फैक्ट वाली बातें हैं जहां से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर जा सकता है, उन सब चीजों से बिल्कुल अलग मैं उनको समझा देते हैं, तो फिर आराम से वो पढ़ लेते हैं। और फिर वो बच्चे जब मतलब 2 साल प्रिपरेशन कर लें बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसके बाद में अगर कोटा वगैरह कहीं जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो वो आराम से जा सकते हैं और फिर उसके बाद में वो इजीली तरीके से तैयारी कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये बताने का मेरा पर्पस ये था कि अब आप अगर तैयारी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आपने फिजिक्स अपनी अच्छी से लेकर के चलिए, और बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आपने अच्छी कोचिंग पढ़ी है और अच्छे से आपने उसको स्टडी किया है सारे टॉपिक को, तो आपके लिए बहुत हलवा हो जाएगा नीट। और 99.99% चांसेस हैं कि आपका नीट सेलेक्ट हो जाए एक बार में ही, नहीं होता है तो सेकेंड बार में 100% मान के चलिए हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता है तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ ने आपकी किस्मत के ऊपर ऐसा हाथ का पंजा रखा हुआ है कि आप कितना भी फुदक लो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, आप लोगों को बताना चाहूंगा 39 मिनट क्लास चल चुकी है हमारी, तो एक बार क्लास ऑफ हो जाएगी, ये सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, इसके बाद हम लोग थर्ड पेपर का सिलेबस देखेंगे। अगेन आप लोग दोबारा जुड़िए, मैं मीटिंग ऑन कर दूंगा, आप सभी लोग अगेन आ जाइए, क्लियर। मैं ऑफ करके फिर से मीटिंग शुरू कर रहा हूं, जिसमें 40 मिनट हम लोगों को और मिल जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाएगा, पानी वानी पी लो, लगातार बोल ही रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सिलेबस, इतना समझ में आया। तो बीएससी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें अपन लोग को पढ़नी है। चलो, उसके बाद में जो हमारा रहेगा वो रहेगा बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी थर्ड पेपर, ठीक है। इस थर्ड पेपर में डिस्कस कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें तो टोटली फिजियोलॉजी पढ़ना है आपको, 11th में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है।